अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज एंड टेक्निक्स में टॉपिक है स्ट्रेचिंग फॉर इम्पेयर्ड मोबिलिटी। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही स्ट्रेचिंग है। तो हम उससे डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेचिंग क्या होता है। स्ट्रेचिंग हमारे पास ये होता है कि अगर आप मसल, जॉइंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स के ऊपर जो टेंशन होगी ना, वो रिलीज करेंगे, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग, ताकि आरओएम इंप्रूव हो सके, इलास्टिसिटी इंप्रूव हो सके और जो है वो मसल टोन कंफर्टेबल लेवल तक आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेचिंग एक हमारे पास थेरेप्यूटिकल मैन्यूवर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड चीज है इमोबिलिटी, सॉरी मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली देखें, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली एंड इजीली, अनरिस्ट्रिक्टेड मोशन को हम बोलेंगे मोबिलिटी, ठीक है। अब हम आते हैं कि एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स और सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी टू मूव और टू बी मूव टू अलाउ द प्रेजेंस ऑफ आरओएम फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज। कि अगर आपने मूव करना है, आपकी इतनी आरओएम होनी चाहिए, एडिकेट आरओएम होनी चाहिए कि आप उससे जो है कोई फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। आप एक मूवमेंट को इनिशिएट कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें और उसको सस्टेन कर सकें, ठीक है। फिर आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स की तरफ जा सके। फॉर एग्जांपल सिर्फ खड़े होने से आप रनिंग पर भी जा सके, तो ये आपकी मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो है वो आरओएम फुल होनी चाहिए, नहीं। आपकी फंक्शनल एक्टिविटी के लिए जितनी रिक्वायर्ड आरओएम है, जो पेन फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड है आरओएम, वो नॉर्मल आरओएम हमारे पास कंसीडर होती है, ठीक है। और मोबिलिटी में हमारे पास जो है वो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी की बात करें या जॉइंट रेंज ऑफ मोशन की बात करें, तो उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा इंड्योरेंस है और कितनी ज्यादा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है। ये आपकी मोबिलिटी के लिए मैटर करता है। देन हम आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? Flexibility basically the ability to rotate a single joint or series of joints smoothly and easily through an unrestricted pain-free arm, ठीक है। आप एक चीज के ऊपर ज्यादा ज्यादा से कुछ अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फ्लेक्सिबल है, वो टूटेगा नहीं। इसलिए आप मसल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स फॉर एग्जांपल जनरेट हो रही है, दैट इज रोटेटिंग फोर्स। तो वो जनरेट हो रही है तो भी आपका मसल टूटेगा नहीं, वो अपनी रीगेन कर लेगा अगेन। जिस तरह अगर वो पहले आप अपनी एल्बो कॉन्ट्रैक्ट करें, तो इसकी ये ब्रेकियोरेडियलिस की ये हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी है कि एल्बो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, रिलैक्स भी हो रही है, और वो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी इस तरह की है। तो एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू जो कि हमारे पास जॉइंट्स को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज में मसल आ जाता है, टेंडन, फेशिया, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट्स, नर्व्स, ब्लड वेसल, स्किन। तो अगर हमारा मसल एक, या हम सिर्फ मसल की बात नहीं करते, हम सॉफ्ट टिश्यूज की बात करते हैं कि अगर उसके अंदर इतनी एक्सटेंसिबिलिटी है कि वो स्ट्रेस को काउंटर कर सके, तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। यानी कि अभी हमने बात की कि सिंगल ज्वाइंट या सीरीज ऑफ ज्वाइंट, यानी कि मल्टाई ज्वाइंट भी हो सकते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, टू ज्वाइंट मसल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो स्मूथली और इजीली अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री आरओएम में अगर उनके अंदर मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्सिबल मूवमेंट, तो वो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि ये एक्टिव मोशन होता है, इसमें एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन्वॉल्व होती है। पेशेंट या कोई भी इंसान खुद से कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं, एक्टिव एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो इसी तरह ये भी हमारे पास एक्टिवली परफॉर्म होती है। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं जनरेट हो रही होती, ठीक है। ये आपकी अवेलेबल आरओएम के अंदर होती है कि अगर आपकी 0 to 100 के लेवल पर 70 आपकी अवेलेबल आरओएम, ये एक एग्जांपल है, तो उसके अंदर जो 70 में आपकी पेन फ्री आरओएम है अगर, तो वो वहां तक अगर आप करें, वो आपकी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रही। तो हमारे पास आती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, थेरेपिस्ट अपनी एक्सटर्नल अपनी फोर्स से जो है वो मोबिलिटी मूवमेंट परफॉर्म करा रहा है। तो पैसिव मोबिलिटी जो होती है, इसको हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। पैसिव एक्सरसाइज होती है ना कि जो आपको कोई और एक्सटर्नल फोर्स से हो रही हो, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो जो है ये इसमें पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में भी वही है कि एक्सटर्नल सोर्स से फोर्स लग रही है, ठीक है। इसमें जॉइंट ने पैसिवली मूव करना है, लेकिन वही बात कि अपनी अवेलेबल आरओएम के अंदर मूव करना है, ठीक है, पेन फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड।
जब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये भी एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल्स के ऊपर डिपेंड करती है और सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर भी, और जो एक्टिव पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी डिपेंड करती है सेम चीजों के ऊपर, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर, और मतलब जिस जॉइंट को वो क्रॉस करें हैं। देन हमारे पास हाइपोमोबिलिटी आ जाता है। हाइपोमोबिलिटी क्या होता है कि आप कि अगर रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, डिक्रीज मोबिलिटी है, उसको हम हाइपोमोबिलिटी कहते हैं। मतलब कि आपके फंक्शनल मोशन रिड्यूस हुआ है बाय एडेप्टिव शॉर्टनिंग, ठीक है, या आपकी एक्सटेंसिबिलिटी सॉफ्ट टिश्यूज की डिक्रीज हुई हुई है। अब इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि आपके अंदर से आ रहे हैं, और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अगर इमोबिलाइजेशन है तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से किस तरह हो सकती है। देखिए, आपको फ्रैक्चर हुआ, कोई ओस्टियोटोमी हुई, ठीक है, मतलब बोन की कटिंग वगैरह, देन सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा या रिपेयर हुआ, तो उसमें भी क्या होगा कि आपको अब फ्रैक्चर की कॉमन एग्जांपल होती है, उसमें आपको कास्ट लग रही है, ठीक है, जो है पीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है, पीओपी, इस तरह ऑर्थोटिक्स लग जाते हैं। तो वो उसकी वजह से आप इमोबिलाइज हो जाते हैं फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर जब आपके वो इमोबिलाइजर्स रिमूव होते हैं, लेट्स से 6 मंथ्स के लिए, अगर आपको बेड रेस्ट कहा गया, आपकी टांग टूट गई है, टिबिया फ्रैक्चर हो गई थी, तो अब आपको 6 मंथ्स के लिए कहा गया है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ जाएं। तो जब आप उसके बाद उठेंगे तो आपके मसल्स हाइपोमोबाइल होंगे। तो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन के अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें, तो हमें किसी भी कोई ट्रॉमा हुआ, कोई डिजनरेटिव डिजीज है, कुछ भी है, उसके से पेन है, ठीक है, पेन की वजह से हम मूव नहीं करेंगे तो फिर हमारे मसल की टोन डिक्रीज हो जाएगी। लेट से हम 1 वीक हम नहीं मूवमेंट परफॉर्म की हमने, तो हमारी जो है वो टोन डिक्रीज हो गई है। जॉइंट डिजीजेस या ट्रॉमा की वजह से जॉइंट इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इफ्यूजन हुई हुई है, मायोसाइटिस यानी कि मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, टेंडनोसाइटिस यानी कि टेंडन के अंदर हुई है, फिशाइटिस फेशा के अंदर हुई है, तो ये डिसऑर्डर्स थे। बर्न्स वो होगी, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, बर्न्स वगैरह, या स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हुई हुई होती है, उस वजह से आप मूव नहीं कर सकते, कि आपको स्किन स्ट्रेच होती है, आप अपनी बॉडी मूव नहीं करते इसलिए। तो फिर इमोबिलाइजेशन होती है, वो रिस्ट्रिक्टिव मोशन फिर हाइपोमोबिलिटी कॉज करता है। बोनी ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल अनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस, आप देख लें कि उसमें क्या होता है कि स्पाइन का अर्थराइटिस होता है, अनकाइलोसिस आ गया, इसमें ओस्टियोफाइट्स आ गए, कि बोनी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, बोन की फॉर्मेशन, ठीक है। देन सर्जिकल फ्यूजन, आपकी 2 बोन ज्यादातर उसमें होता है, डिस्क जब रिमूव होती है तो फिर 2 बोन्स आपस में स्पाइन की फ्यूज कर दी जाती है, तो वो सर्जिकल फ्यूजन हो गई, वो उसमें से बोनी ब्लॉक आ जाता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, इंटर्न उन मसल्स में हाइपोमोबिलिटी आ जाती है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, पेरिफेरल लिम्फेडिमा देख लें, उसकी वजह से भी होता है। देन हमारे पास, हमारा अगर सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो, हम कन्फाइंड है अपने बेड से, अपनी चेयर से, मतलब हम एक पोस्चर में काम करते हैं, सिमेट्रिकल पोस्चर है, ठीक है, हम चेंज नहीं करते, हम सेम पोस्चर में काम कर रहे हैं, हमारी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हैबिट्स भी नहीं है, हम वॉक वगैरह भी नहीं करते, बस एक जगह से कन्फाइंड है, तो भी हाइपोमोबिलिटी आ जाएगी। पैरालिसिस हो गए, टोनल एबनॉर्मलिटीज, मसल इम्बैलेंसेस, या हमारे पास न्यूरोमस्कुलर और डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो इसमें भी यही होगा कि हाइपोमोबिलिटी आ जाएगी। पोस्चुरल मेल अलाइनमेंट है, कंजेनिटल या एक्वायर्ड, जिस तरह के हमारे पास स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, कंजेनिटल में जो हमारे पास है काइफोसिस होता है, तो ये पोस्चुरल मेल अलाइनमेंट की वजह से भी आपके वो उन मसल्स में रिस्ट्रिक्शन आती है, क्योंकि अब आपकी मेल अलाइनमेंट है, वो फिर मसल्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो उनमें रिस्ट्रिक्शन भी कॉज करेंगे वो, और वो हाइपोमोबिलिटी कॉज करेंगे। बात की, ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन होता है जो कि एडेप्टिव शॉर्टनिंग की वजह से आता है, मसल मोबाइल नहीं है, ठीक है, और जो भी हमने ये फैक्टर्स डिस्कस किए पीछे। देन हाइपोमोबिलिटी जो है उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप एक पेशेंट है वो हाइपोमोबाइल है, ठीक है, अब क्या है कि वो अपनी एक्टिविटी भी नहीं परफॉर्म कर सकता, जो उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज है, उसमें क्या होगा कि फंक्शनल एक्टिविटीज की लिमिटेशंस आ जाएंगी, जो हम एक्टिविटी लिमिटेशंस कहते हैं, ठीक है, वो लिमिटेशंस आ जाएंगी। फिर पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जो कि फिर डिसेबिलिटी को लीड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक इंसान ने ऐसी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज में पार्ट लिया जिसमें जो है वो स्ट्रेट नीज के साथ आपने ट्रंक को बेंड करना है,
तो वो कुछ नीचे से उठाना या इस तरह करना, ठीक है। तो उसके अगर हैमस्ट्रिंग्स फॉर एग्जांपल हाइपोमोबाइल है, तो फिर क्या होगा कि वो उसमें जो है वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी ना, क्योंकि उसकी फंक्शनल लिमिटेशन है, वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, तो फिर वो पार्टिसिपेट किस तरह कर रहा है जब वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, तो फिर उससे क्या होगा, डिसेबिलिटी कॉज होगी। स्ट्रेचिंग हमने पहले डिस्कस की कि सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी जो होती है, उससे हम टेंशन रिलीज करते हैं सॉफ्ट टिश्यू से, ताकि वो मोर एक्सटेंसिबल हो, यानी कि इलास्टिक हो, कंफर्टेबल मसल टोन अचीव कर लें, ठीक है, वो लेंथन हो, उनमें इलोंगेशन आए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेचिंग होती है। बेसिकली ये थेरेप्यूटिक मैनेवर ही है कि वो हम, अगर हमारे पास ऐसे मसल हैं जिन जो हाइपोमोबाइल हैं, तो हम उनको स्ट्रेचिंग से उनको नॉर्मल कंडीशन में ले आए। देन हमारे पास आता है कॉन्ट्रेक्चर। कॉन्ट्रेक्चर क्या है, अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द मसल टेंडन यूनिट एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज दैट क्रॉस और सराउंड अ जॉइंट, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चर, अभी हमने हाइपो मोबिलिटी की बात की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास रिड्यूस हुई हुई होती है मसल टेंशन, फंक्शनल मोशन, सॉरी मसल टेंशन नहीं, फंक्शनल मोशन रिड्यूस हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चर में क्या होता है, हमारे पास टोटल उसमें आरओएम कुछ हद तक रिड्यूस हुई हुई है, जबकि कॉन्ट्रेक्चर में तकरीबन लिमिटेशन ही हुई हुई होती है आरओएम की, इसमें कोई मसल मूव नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है ग्रेड 3 का कॉन्ट्रेक्चर हमारे पास देखिए, तो इसमें अब ये फिंगर बेंड ही है, अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी क्वाइट पेनफुल। ग्रेड 1 इज नॉर्मल, ग्रेड 2 इज लाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्चर में भी होती है अडेप्टिव शॉर्टनिंग या मसल टेंडन यूनिट की, या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू की जो कि एक जॉइंट को क्रॉस करे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, पैसिव स्ट्रेच या एक्टिव स्ट्रेच दोनों में रेजिस्टेंस आएगी, आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे कॉन्ट्रेक्चर को, ठीक है, लेकिन आप एकदम से उसको तोड़ेंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से आप कोशिश करेंगे। इसमें आरओएम में लिमिटेशन आ गई। आप जिस तरह, अगर आपकी फिंगर इसी तरह बेंड है ग्रेड 3 की तरह, तो अब आपकी फंक्शनल एबिलिटीज तो कॉम्प्रोमाइज होंगी ना। देन हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चर वर्सेस शॉर्टनेस। कॉन्ट्रेक्चर क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ मोशन, ठीक है, हम कहते हैं कि आरओएम के अंदर लिमिटेशंस आई हुई हैं, जबकि जो शॉर्टनेस है वो क्या, पार्शियल लॉस ऑफ मोशन, ठीक है, उसमें लिमिटेशंस तो हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही हद तक। देन हम टाइटनेस की एक बात हम करते हैं कि जो टाइटनेस है ना, वो हम मसल टाइटनेस के तौर पे उस वर्ड को हम यूज करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली टाइटनेस जो है वो हम क्लिनिकल सेटिंग में यूज करते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्टेड मोशन हो थोड़ा सा, ड्यू टू अडेप्टिव शॉर्टनिंग, ठीक है। अब ये बाकी सब जरा सिवियर लेवल पे आ जाती है, ये शॉर्टनेस और कॉन्ट्रेक्शन। जो टाइटनेस होती है उसे हम माइल्ड मसल शॉर्टनिंग बोलते हैं, नॉर्मली भी ये होती है। और ये हम जो मसल टाइटनेस होती है उसे नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल दोनों के लिए यूज करते हैं। अब लोकेशन के हिसाब से अगर हम बताएं कि कॉन्ट्रैक्चर जो है वो क्या उसकी डिजिग्नेशन है, तो अगर टाइटनेस फ्लेक्शन साइड पे हो ना, मतलब आप फ्लेक्स की हुई है बाजू, अब एल्बो का एग्जांपल ले तो फ्लेक्स या वो उसको एक्सटेंड करना मुश्किल होगा अब आपके लिए, तो वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जॉइंट एक्सिस पे फ्लेक्शन साइड पर है, तो वो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहलाएगा, यूजली इसी तरह होता है। एंड देन हम टाइप्स ऑफ, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन पे हम थे, कॉन्ट्रैक्चर वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन पे। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मसल नॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है, आप अपने एल्बो को फ्लेक्स करें, आप उसको एक्सटेंड करें, तो ये उसकी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की, उसकी एक्सटेंसिबिलिटी की, शॉर्टनिंग और लेंथनिंग की एक रेशो है, ठीक है। इसको ये कॉन्ट्रैक्चर नहीं होता, कॉन्ट्रैक्चर पैथोलॉजी है, कॉन्ट्रैक्शन एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स के पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो हमारे पास नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। इसमें 4 टाइप के कौन से होंगे, एक मायोस्टैटिक होता है जिसको हम मायोजेनिक भी बोलते हैं, जो मसल्स टेंडेंस और फेशा का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी तरह लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई मसल पैथोलॉजी नहीं होती, ठीक है। ये रेस्टिंग मसल्स में यूजली होता है और इसमें कोई पैथोलॉजी वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो एबिलिटी डिक्रीज हुई भी होती है, आरओएम कम हुई भी होती है, ठीक है। और ये रिजॉल्व भी जल्दी ही हो जाता है विद द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, अगर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहेंगे। देन स्यूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है। स्यूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर जो होता है वो, उसमें क्या होता है कि इम्पेयर्ड मोबिलिटी एंड लिमिटेड आरओएम में भी ऑल्सो, ये इसमें बेसिकली देखिए, अगर हमारे पास सीएनएस की कोई लीजन हुई है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर लीजन हुई है कोई,
तो वो उसकी वजह से मसल टोन इंक्रीज कर गई है, हाइपरटोनिसिटी है, तो इम्पेयर्ड मोबिलिटी होगी, लिमिटेड आरओएम होगी, ठीक है। उसके अलावा मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, तो उसकी वजह से जो कॉन्ट्रेक्चर डेवलप होगा उसे हम स्यूडोमायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर बोलेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि पैसिव स्ट्रेच के ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास क्योंकि सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट्स की वजह से हुआ है ना। न्यूरोमायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि अगर हम न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन प्रोसीजर्स अप्लाई करें तो फिर वो मसल टेंशन को टेम्परेली रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। पैसिव इलोंगेशन भी हो सकती है हमारे पास, मतलब हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पैसिव इलोंगेशन भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्थ्रोजेनिक एंड पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर्स। तो आर्थ्रोजेनिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंट्रा आर्टिकुलर आर्टरी, मतलब हमारे पास ज्वाइंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अब आर्थ्रोजेनिक कॉन्ट्रैक्चर जो होगा वो इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी से होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट होगा। तो ये जो चेंजेस होंगे इसमें क्या होगा कि एडहीजन भी हो सकती है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन भी हो सकती है, जॉइंट फ्यूजन भी हो सकती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर इरेगुलरिटीज आ सकती है, ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो सकती है। ये सब चीजें भी काफी हद तक जो है वो हो सकती है। हमारे पास आता है फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर एंड इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू था वो फाइब्रोटिक चेंजेस उसमें आई हैं, वो फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब फाइब्रस चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है, और पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी कि जॉइंट के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या हुआ कि फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर की डेवलपमेंट होगी। अब ये स्कार टिश्यू है, ठीक है। ये स्कार टिश्यू जो होता है ना, ये भी तो इस देखें, अब यहाँ पर हमारे पास स्कार टिश्यू रिलीज किया जा रहा है, तो ये फाइब्रोटिक होगा, तो ये अगर चेंज आ गया तो तब भी आपके पास ये कॉन्ट्रैक्चर बन गया, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर्स थे, देन इसको रिलीज किया, देन ये इस तरह स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइब्रोटिक चेंजेस आते हैं, फाइब्रस चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। देन हम कहते हैं कि जितना लॉन्गर ये फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर एग्जिस्ट करता है, जितना ये ज्यादा लास्ट करेगा, यानी कि जितना ही ज्यादा ये प्रेजेंट होगा, इसने जितनी देर के लिए नॉर्मल मसल को रिप्लेस किया हुआ है, तो उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि हम अपनी सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी को रीगेन कर सकें, हम दोबारा उसको उस आरओएम पे लेके जा सकें। थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा, आपको बहुत ज्यादा थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से टाइम लगेगा कि आप उसको वहां तक अगेन लेके जा सकें। दैट्स इट, दैट वाज हमारे पास ये पहला पार्ट था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून।